हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप सबको पता है भाई कैट एग्जाम आपका आने वाला, और इस समय जो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, ईमेल आ रहा है, यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, वो ये है सर कैट एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सर अगर मैं 90% टारगेट कर रहा हूँ, 95 टारगेट कर रहा हूँ, 98 टारगेट कर रहा हूँ, या मुझे 99 चाहिए, तो मैं सर कितने क्वेश्चन एग्जैक्ट करके आ जाऊं कि मेरा भाई इस साल वो परसेंटाइल अचीव हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप में से मैक्सिमम कैट एस्पिरेंट्स के माइंड में होगा, एंड बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक के अराउंड बनी हुई हैं। मैं आपको भाई इस पूरी वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस दिखाऊंगा लास्ट 5 ईयर्स का, एंड आपके माइंड में जो भी प्री कंसीव नोशन है, जो भी आपके माइंड में एक मिथ क्रिएट हो गया कि इतने क्वेश्चन कर लो, उतने क्वेश्चन कर लो, वो सारे ब्रेक हो जाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम परसेंटाइल अचीव कर पाओ। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि वर्बल, एलआरडी, क्वांट जब आप एक्चुअल एग्जाम वाले दिन अपीयर कर रहे होगे तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी वहां पे होनी चाहिए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है, तो अपने माइंड में ना सबसे पहले एक चीज क्लियर करो। 99 परसेंटाइल का मतलब ना कभी भी ये नहीं होता कि आपको 99 परसेंटेज पेपर करके आना है। नो, 99 परसेंटाइल का मतलब अलग अलग होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि इतने लोगों से आप आगे हो। इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है कि आपने कितना पेपर सॉल्व किया, और इसीलिए जब आप कैट पेपर का एनालिसिस करते हो, अराउंड अगर आप 50% पेपर सही कर दो, मतलब आपने अगर 50% स्कोर अचीव कर लिया है, तो आप 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाते हो। अब यहां पे मैं सबसे पहले एक चीज आपके माइंड में क्लियर करना चाहता हूं। कभी भी आप पेपर देने जाओ ना, आप अपने माइंड में यह मत लेके जाना कि मुझे इतने ही क्वेश्चंस करके आने हैं, मुझे तो 8 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे तो 10 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे तो 12 क्वेश्चंस करने हैं। वो बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। उससे भाई आपके माइंड में ना एक अनड्यू प्रेशर बन जाएगा जो रिक्वायर्ड ही नहीं है। मतलब भाई वो आपको पैनिक ऑन कर देगा आपके एग्जाम कंडीशंस में। आप हो सकता है सही तरह से डिसीजन ना ले पाओ, आपके माइंड में ये चलता रहेगा, अरे मुझे तो 2 सेट एलआरडी के सॉल्व करने, मुझे तो 3 सेट सॉल्व करने, जिसकी वजह से आपका फोकस सही से नहीं बनेगा, एंड दैट कैन रूइन अप योर स्कोर। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे एक बेंचमार्क दिखाऊं, अगर मैं कैट 22 का एनालिसिस यहां पे करूं, तो आप देख सकते हो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 84 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस 28 करेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 66। टोटल 66 क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने सिर्फ 28 क्वेश्चन करे होते और सारे के सारे सही होते, तो आपके 99 परसेंटाइल होती। अगर आप 98 परसेंटाइल एम करो तो आपको 75 मार्क्स चाहिए थे, विच मींस 25 करेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 66। अगर आप 90 परसेंटाइल एम करो तो 49 मार्क्स आपको चाहिए, विच मींस 16 करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 66। ठीक है, सिमिलरली 85 परसेंटाइल के लिए 42 मार्क्स चाहिए थे, 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 66। 80 परसेंटाइल के 36 मार्क्स, विच इज 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 66। मतलब 1/5 से भी कम पेपर करने पे आप 80 परसेंटाइलर बन जाते हो। अब ये बेंचमार्क लेके काफी सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि हमें तो इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आप ये भी समझो कि हर बच्चे का क्या एक्यूरेसी लेवल 100% हो सकता है, और फॉर दैट मैटर मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनका कभी भी 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि आप यू आर बाउंड टू मेक ह्यूमन एरर। आपसे कभी कभी ऐसा भी होता होगा, क्वांट्स में इतनी सिली मिस्टेक हो जाती होगी, एलआरडी में बहुत इजी सेट रह जाता होगा, वर्बल में कोई चीज आप मिस आउट कर देते होगे, तो 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं होती। तो अगर आप यहां पे एक स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो कि मैं तो 999 क्वेश्चंस करूंगा, तो क्या आप 100% श्योर हो कि आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे? नहीं है ना पॉसिबल ये बात। तो इसीलिए ये चीज गलत हो जाती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन गलत करने लगते हो आपका स्कोर बहुत कम हो जाता है। और इसीलिए मैं बार बार आपसे एक चीज बोल रहा हूं कि प्री कंसीव नोशन अपने माइंड में मत रखो। अब इसी का आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप लास्ट 5 साल का डेटा देखोगे, तो अगर आप 2022 की बात करो, ये एक्चुअल डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा है, ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, दिस इज द रियल डेटा। तो 99 परसेंट के लिए आपको 84 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन 2021 में जहां पे अगेन आपका 66 क्वेश्चन ही था, वहां पे आपको 98 मार्क्स चाहिए थे। तो अब आप किस हिसाब से पेपर पैटर्न डिसाइड करोगे? अब आप 999 करोगे कि 10-10-10 करोगे कि 11-11-11 करोगे? तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो एग्जाम की कट ऑफ डिसाइड होती है बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। कितने लोगों ने पेपर दिया, लेकिन आपके माइंड में क्या एक मिथ क्रिएट हो गया, इतनी सारा आपने कंटेंट कंज्यूम किया यूट्यूब पे कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करके आने हैं, इतने ही क्वेश्चन करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन आ भी रहे होते हैं ना, वो भी आपके गलत हो जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, पेपर इतना आसान होता है, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, आपने 9-9 10-10 क्वेश्चन कर तो लिए, लेकिन बाद में पता चला परसेंटाइल बहुत कम आई। क्यों? क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल ही आसान था। अब आप एक चीज सोचो ना कि अगर किसी ने कैट 21 का एग्जाम दिया, मान लो ये वाला डिफिकल्टी लेवल है, तो वो 99 परसेंटाइल एम कर रहा है, और उसने इस पेपर के अकॉर्डिंग 999 अटेम्प्ट कर दिए, उसकी तो 99 आएगी नहीं, क्योंकि पेपर ही इजी था। 2021 में तो 98 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बनी थी। तो आप जब पेपर देने जा रहे हो, बिल्कुल भी इस बात को मत लेके चलो माइंड में कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। नो, पेपर कैन बी इजी, पेपर कैन बी डिफिकल्ट, और अगर पेपर आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा, और पेपर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। बट फिर भी अगर आप चाहते हो सर मुझे एक बेंचमार्क बता दो, मैं कैसे, मतलब मुझे अपने माइंड को थोड़ा सा काम करना है, मुझे सॉर्ट करना है, तो मेरा एक सजेशन है कि आप अगर 50% के आसपास करेक्ट एग्जाम कर देते हो, तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। अब 50% करेक्ट करने के लिए आप 60 अटेम्प्ट करोगे,
आप 60% ऑफ पेपर अटेम्प्ट करोगे, वहां पे आपकी 80-90% एक्यूरेसी हो तो जाके आप अपना डिजायर्ड स्कोर अचीव कर पाओगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपने बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे, आपको ये पता होगा कि हाँ जी सर यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, मेरी जो एक्यूरेसी लेवल है वो 75% रहता है, मेरा वर्बल में एक्यूरेसी बहुत कम है, तो आप ज्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अलग अलग स्ट्रेटजीज काम करेंगी, बट फिर भी अगर आपको एक बेंचमार्क लेना है तो 99 परसेंटाइल के लिए ये पिछले 5 साल का डेटा था, ठीक है। और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो शायद आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कैट 22 की अगर हम लोग बात करें तो आपको कितने मार्क्स चाहिए थे? 84 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, विच मींस अराउंड 43% पेपर आपने किया है, तो आपकी 99 परसेंटाइल है। कैट 21 की अगर मैं बात करूं तो 98 मार्क्स आउट ऑफ 198, विच मींस 50% ऑफ द पेपर। कैट 2020 की बात करूं तो आपको 10 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 228, क्योंकि भाई उस टाइम क्वेश्चंस आपके ज्यादा आए थे, तो आपको 44% के आसपास पेपर करना था। कैट 2019 की बात करूं तो 156 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 300, विच मींस 52% ऑफ द एग्जाम। एंड कैट 2018 में 300 मार्क्स में से 154 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 51% ऑफ द एग्जाम। तो अगर आप एक एवरेज आउट फिगर देखोगे तो 50% करेक्ट पेपर करने पे कैट में जनरली आपके 99 परसेंटाइल बन जाती है। बट क्या यही थंब रूल है? नहीं, ये थंब रूल नहीं है। ये आपको सिर्फ एक आइडिया दिया जा रहा है ताकि आप अपने माइंड में एक क्लैरिटी ले पाओ कि हाँ सर मेरा माइंड काम हो गया, इतना पेपर करने में इतना परसेंटाइल बन सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली आप हर एक परसेंटाइल पे देख सकते हो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, एंड यू कैन फिगर आउट दैट डिजायर्ड टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब बात ये आती है कि सर अगर ऐसे पेपर नहीं करना तो वर्बल, एलआरडी और क्वांट्स में हमें करना कैसे है? तो यहां पे डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, उस दिन आपका माइंडसेट कितना है। वर्बल में जैसे कि मैं आपको अपनी बात बताऊं, भाई मेरा खुद वर्बल में 98 99 आया हुआ है, लेकिन मेरी वर्बल में एक्यूरेसी उतनी पहले नहीं होती थी, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करता था। मुझे पता होता था मेरी एक्यूरेसी ना 65% 70% एक्यूरेसी रहती है, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या करता था, आउट ऑफ 24 मैं करता था भाई 20 अटेम्प्ट, ठीक है। तो अब क्या होता था, कुछ क्वेश्चन गलत भी होते थे तो अच्छा स्कोर बन जाता था, ठीक है। तो वो चीज आपको हेल्प आउट करती है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका वर्बल में एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरी वर्बल में ना इतनी एक्यूरेसी का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने इंक्रीज करके देख सकते हो। तो हर एक चीज डिपेंड करती है। अब यहां पे काफी सारे बच्चे जब पेपर करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे वर्बल एबिलिटी से पेपर स्टार्ट करते हैं, देन वो आरसी की तरफ जाते हैं। कुछ बच्चे आरसी पहले सारा करते हैं फिर वर्बल एबिलिटी की तरफ जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं सर हमने पहले ना 2 आरसीज कर लिए फिर हमने वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन कर लिए। और जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको पता चल जाता होगा आपके आरसी ज्यादा सही हो रहे हैं कि आपके वीए के क्वेश्चन ज्यादा सही हो रहे हैं। आप पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, पैरा जमर में कितने स्ट्रांग हो। अगर आपको लगता है आपका वर्बल एबिलिटी स्ट्रांग है तो यहां पे आप ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो। बट आपको लगता है सर मैं कोशिश कितनी भी कर लूं मेरे वर्बल एबिलिटी तो गलत हो ही जाते हैं, तो आप 3 आरसीज पहले करो उसके बाद भी एक क्वेश्चंस करो। तो मल्टीपल चीजें आपको ट्राई करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द एग्जाम। आपको भाई पेपर देख के खुद ही आइडिया लग जाएगा पेपर थोड़ा सा इजी है या पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पेपर का क्या क्वेश्चंस का लेवल है। और उसके बेसिस पे आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई जो मुझे 40 मिनट्स मिले ना अपने सेक्शन में, उन 40 मिनट्स में मुझे पूरे पेपर को स्कैन तो करना ही करना है। ये बात तो आपको अपने माइंड में श्योर कर लो कि मुझे पूरा पेपर स्कैन करना है, मुझे वर्बल के 24 क्वेश्चंस देखने हैं। अब सारे क्वेश्चन देखने हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट में आप बोलोगे सर मैं तो ये 3 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, तो गलत है चीजें। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 40 मिनट्स में मुझे सारे क्वेश्चन स्कैन करने हैं। दूसरा, रादर देन डिसाइडिंग अ नंबर कि मुझे 8 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे 12 क्वेश्चंस करने हैं, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने हैं। मैक्सिमाइज का ये मतलब हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको जल्दी आंसर आ जाते होंगे तो उनको आप तभी टिक कर लो। कुछ क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए करे होंगे, हाँ यार मुझे ये आरसी में डाउट हो रहा है, इन 2 ऑप्शन में से एक है, देन आप अगेन उसको रिविजिट करोगे, देखोगे, टिक करोगे। तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी बना के मैक्सिमाइज करना है। बिल्कुल भी प्रेशर मत लो कि मुझे 10 करना है कि 20 करना है, क्योंकि 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ऐसे भी स्टूडेंट्स जो 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 के 10 करेक्ट, 30 मार्क्स आ गए। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 20 करेंगे तो उनका 30 आया। भाई दोनों स्ट्रैटेजी करेक्ट है, दोनों में कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपका एक्यूरेसी गेम है तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट लेस करके भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आपको लगता नहीं सर मेरी वर्बल में एक्यूरेसी नहीं है, तो आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। और कभी कभी ऐसी गलती मत करना कि सारे अटेम्प्ट कर दिए लेकिन नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए। तो हर एक चीज समझिए, हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कोई भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी नहीं होती कि इतने क्वेश्चन कर दो तो हो ही जाएगा। इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी, बात समझो ना। सिमिलरली अगर मैं एलआरडीए की तरफ मूव करूं तो मेरी एक रिकमेंडेशन आप सबको है कि जब आपके सामने 4 सेट आए
तो अराउंड 30 सेकंड स्पेंड करो, 30 सेकंड हर एक सेट पे स्पेंड करो पहले, मतलब टोटल आपने 2 मिनट लगाए और 2 मिनट लगा के आपने वो डेटा को देखा, पूरा एलआरडी का सेट नहीं रीड करना, आपने उस डेटा को बस एक बार ग्लिम्स दिया कि अच्छा ये डेटा है, ये चीजें करनी होगी, ये मुझे लग रहा है चार्ट्स का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने मॉक में किया हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन गेम्स एंड टूर्नामेंट में इस तरह से बनेगा, तो वो 30 सेकंड। अब आप बोलोगे सर 30 सेकंड तो बहुत कम है भाई, आपने अगर नंबर ऑफ मॉक्स लगाए, आपने प्रैक्टिस करी, आपने सेक्शुअल टेस्ट करे, तो यू विल हैव दैट क्लैरिटी कि हाँ ये वाले क्वेश्चन में ये चीजें होती है, आपको बस एक ओवरव्यू चाहिए। अब उसके बाद आपने जब ये सारी चीजें कर ली, उसके बाद आप देखोगे भाई हर एक पेपर में एक सेट जरूर आसान आता है, 2 सेट आपके मॉडरेट आते हैं और एक सेट आपका एडवांस आता है, एक सेट इजी, 2 सेट मॉडरेट और एक सेट आपका हार्ड आता है, ये एक पैटर्न रहता है कैट का। अब आपको ये देखना वो कौन सा सेट है जो आपके लिए इजी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सर डीआई तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकता, इतने सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इतने आसान आए हुए हैं कैट में, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, आपको बार ग्राफ का क्वेश्चन था, स्पाइडर चार्ट का क्वेश्चन था, देखने में इतना खतरनाक लेकिन इतना आसान कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखना है अगेन बेस्ड ऑन द मेरिट कि वो कौन सा आसान क्वेश्चन है, क्या वो अरेंजमेंट का आसान है, गेम्स एंड टूर्नामेंट का आसान है, या फिर वो क्वेश्चन आसान है आपका चार्ट्स एंड डायग्राम्स का या मिसिंग टेबल का, कौन सा वो क्वेश्चन है जैसा आपने किया हुआ है और आपको वो इजी लग रहा है। अगेन अपने माइंड में ये चीज मत लेके जाना सर रूट्स एंड नेटवर्क तो डिफिकल्ट होता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट तो डिफिकल्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि वो क्वेश्चन इजी है या फिर डिफिकल्ट है। अब जब आपने एक सेट पिक कर लिया, अब पिक करने के बाद या तो आपसे वो सेट सॉल्व हो जाएगा, अगर वो सेट सॉल्व हो गया वेल एंड गुड है, आप नेक्स्ट सेट सॉल्व करो एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर वो सेट सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है सर किस मोमेंट पे मुझे वो सेट छोड़ देना चाहिए और नए क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए, होता है ना ये चैलेंज। तो आपको मैं एक बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं, अगर आप अराउंड 60 सेकंड्स बैठे हुए हो, मतलब 1 मिनट के आसपास आप बैठे हुए हो और आपको समझ नहीं आ रहा मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, मतलब 1 मिनट आपका बिल्कुल खाली चला गया, वेस्ट चला गया, आपने एक भी स्टेप मूव ऑन नहीं किया, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, इसका मतलब वहां पे स्टक हो चुके हो। अब आप दूसरा सेट उठा लो, बाद में वापस देख लेना, उसको रिविजिट कर लेना, एंड में अगर आपके पास टाइम बचे तो देख लेना क्या आप चीजें क्लिक हो रही है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, एक पेज छोड़ देना, नेक्स्ट पेज से शुरू कर लेना, ताकि अगर आपके पास एंड में टाइम होगा वहीं पे आप कंटिन्यू कर पाओगे, वो सारा डेटा आपको फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम माइंड में ले लो कि 60 सेकंड सर अगर मेरे से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, पूरे सेट को देखता जा रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, तो आप उस सेट को छोड़ के अगले सेट की तरफ मूव ऑन करो। कोशिश क्या करनी है, कोशिश करो 2 सेट्स आप कर पाओ, 2 सेट्स ट्राई जरूर करो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने एक सेट किया, दूसरा सेट के आपके कुछ क्वेश्चन हुए, बहुत बार आप एक चीज नोटिस करना, जो आप 2 मेजर गलतियां करते हो, सबसे पहली गलती तो ये कर देते हो कि पूरा सेट सॉल्व करने लगते हो, क्वेश्चन की तरफ देखते ही नहीं हो। तो भाई ऐसा मत करो कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें इतना कुछ पूछा ही नहीं होता, आपने बेसिक डेटा बना लिया, उसी से आंसर आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे स्टूडेंट ईगो पे क्या ले लेते हैं कि अगर मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो अब मैं चारों करके मानूंगा, जबकि ऐसा भी होता है बहुत बार। कैट आपको कैसे ट्रैप करता है, एक सेट में एक क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होगा, बाकी 3 क्वेश्चन एकदम आसान है जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, बट वो एक क्वेश्चन आपकी 5 मिनट की कैलकुलेशन ले लेगा जिसमें आपको सारा डेटा क्रंच करना है, सारे नंबर्स बनाने हैं। तो वहां पे आपने उतना आरओआई नहीं आया ना। अगर मान लो आपने 6 मिनट लगा के ये एक एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उससे बेटर हो सकता था 6 मिनट्स में आप एक पूरा सेट सॉल्व कर लेते, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए और एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, ये आपको दिख रहा है यहां पे बहुत ज्यादा सॉल्विंग है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सेट सॉल्व करना ही करना है, मैंडेटरी है नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, 2 डिफिकल्ट होते हैं, तो आप 2-2 करके भी टोटल 8 to 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। तो आप 3 सेट लगा सकते हो, 3 सेट में से एक सेट आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, आपके चारों 5 क्वेश्चन हो गए। एक सेट में आप 2 क्वेश्चन कर दिए, एक सेट में आपने 2 क्वेश्चन कर दिए, देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो। भाई 20 क्वेश्चन आपके सामने आने हैं, 4 सेट आने हैं, राइट। तो 4 सेट्स में से आप आराम से 2 से 3 सेट अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है। सॉल्व कितना होता है वो तो डिपेंड करता है कि आपकी कितने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कितनी जल्दी आपकी चीजें क्लिक हुई हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसको कंप्लीट करोगे। कमिंग टू द क्वांट्स पार्ट, अब ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, सर क्वांट्स में हम लोग क्या करें। तो क्वांट्स में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी ये बता सकता हूं, कुछ क्वेश्चन आपने देखोगे जो बहुत आसान है। अगेन बहुत सारे बच्चे क्या ब्लंडर करते हैं, मेरा तो सर अरिथमेटिक स्ट्रांग है, मैं सारे अरिथमेटिक कर दूंगा, और एग्जाम में आपने देखा होगा मॉक में बहुत बार ऐसा होता है अरिथमेटिक के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट है, जब आप एनालिसिस करने लगते हो तो रियलाइज होता है अरे यार अलजेब्रा में तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ वैल्यू रखनी थी, आंसर आ रहा था। तो वो प्री कंसीव नोशन नहीं करना है, वो बैरियर को ब्रेक करो, ठीक है। तो क्वांट्स में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आसान होते हैं जिसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शन पुट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर पता चल रहा है। तो मैं तो ऐसे फॉलो करता हूं कि आप स्टार्टिंग के 15 मिनट्स इन्वेस्ट करो, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आप सारे के सारे क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पे आए, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है आपने उसको टिक कर दिया, सेकंड क्वेश्चन आपने देखा सेकंड आता है आपने उसको टिक कर दिया, जो क्वेश्चन आप विद इन 30 सेकंड 45 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपने देन एंड देयर सॉल्व कर दिया। मान लो आपको एक क्वेश्चन देखा जो आपको आता तो है लेकिन टाइम लगेगा, तो उसको वहीं पे मत सॉल्व करो, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है तो बिल्कुल पैनिक अटैक हो जाता है। तो आप वहां पे रिव्यू पे क्लिक कर दो, क्लिक ऑन रिव्यू, रिव्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है। देन अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आता उसको बिल्कुल छोड़ दो, वहां पे कुछ नहीं करना।
आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस 15 मिनट्स में आप 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। एक बार आपके 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, आपने सारे क्वेश्चन देख लिए 1 से लेकर 22 तक, फिर आपके पास 25 मिनट बचते हैं। अब आपको वो सारे क्वेश्चन करने जहां पे आपने रिव्यू मार्क किया हुआ है। तो जब आप ये चीज देखोगे तो हो सकता है आपसे एडिशनली अब आपको 90 सेकंड लग रहे हैं किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आपको लेट से 2 मिनट लग रहे हैं, आराम से आप इन 25 मिनट में 7 से 8 क्वेश्चन और कर सकते हो। तो आपके 13 to 14 अटेम्प्ट हो जाएंगे, विच इज अ गुड स्कोर फॉर क्वांट्स, राइट। और क्वांट्स में क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्वांट्स में आपको पता होता है मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो आप आराम से कम क्वेश्चन करने पे भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी आते हो तो बहुत डुएबल है क्वेश्चन करना। दूसरी चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता हो। आप ऑप्शन अप्रोच को यूज करके देखो, आप एलिमिनेशन टेक्निक से यूज करके देखो। कभी कभी आप देखते हो लॉग वगैरह क्वेश्चन होते हैं, आपको पता चल जाता है इसका आंसर एक नेगेटिव वैल्यू होगा, तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर दो, आपको दिखेगा एक ही नेगेटिव वैल्यू है, आप उसको टिक कर दो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे चाहिए, आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। कहीं पे मान लो आपको पता चल रहा है कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है उसमें मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 21.67, मत निकालो 21.67, आप सिर्फ 20 से देख लो और फिर देख लो अप्रोक्सीमेट कहां पे आंसर आ रहा है, जल्दी भी आंसर आ जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो ये सारी टेक्निक को यूज करके आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हो, चाहे आपको कॉन्सेप्ट आता हो चाहे नहीं आता हो। थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। ज्योमेट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक तो होता है पूरा साइन कोसाइन टेन यूज करके आप आंसर निकालते हो, दूसरी जगह आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो आप आराम से इजीली आंसर निकाले। तो 5 8 और 13 होना चाहिए, 3 4 और 5 है तो ये भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो छोटे छोटे जो हैक्स होते हैं वो आपको काफी ज्यादा हेल्प यहां पे कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करो। एक माइंड में ये मत लेके चलो कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं, मेरिट के बेसिस पे जज करो। कोई टॉपिक को भाई दिल से मत लगाओ। बहुत बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं क्वांट्स में, लगे हुए 3 मिनट हो गए 4 मिनट, अरे ये हो सकता है मैंने करा हुआ है, अरे मैंने देखा था कैसे होता है, और पता चलता है 6 मिनट चले गए, आपका पैनिक बटन ऑन हो गया, आप समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका 1 मिनट 2 मिनट जा रहा है और आपको आगे का स्टेप नहीं दिख रहा, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, बाद में वापस रिविजिट कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने 6 मिनट लगा के आंसर निकाल भी लिया ना तो भी आपका पैनिक बटन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस तरह से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो एंड में आपको रियलाइज होगा कि आपका मैक्सिमाइज होगा। सबसे पहला फंडा यही होना चाहिए कि आपको पूरा पेपर देखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर छूट गया मैं तो रीड भी नहीं कर पाया, वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो 40 मिनट्स इज अ गुड इनफ टाइम कि आप सारे क्वेश्चन को रीड कर सकते हो और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो। सिमिलरली आपको कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं सोच के जाने, आपको देखना हाँ यार ये वाला सेक्शन आसान लग रहा है, इसके क्वेश्चन में ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता हूं, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। मुझे जबरदस्ती यहाँ पे 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन नहीं करने। मैंने अगर एक एलआरडीआई के भी सेट सॉल्व कर लिया और मुझे पता है बाकी 3 सेट मॉडरेट से एडवांस आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं देखता हूं कोई और सेट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो सकता तो क्वांट्स में मुझे अच्छा करना है। बहुत बार मैंने स्टूडेंट देखा है कि वो एलआरडीआई में एक भी सेट नहीं सॉल्व करते और उनकी वजह से पूरा क्वांट्स भी खराब हो जाता है। तो ये सब चीजों से बचना है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं लाइट काम एंड कंपोज माइंडसेट के साथ जाओ। कोई प्रेशर लेके मत जाओ कि इतने क्वेश्चंस करूंगा तो ये होगा, उतने क्वेश्चन करूंगा तो ये होगा। आपने बहुत बार देखा होगा बॉक्स देते हुए रैंडम थॉट्स आने लगते हैं, इंस्टाग्राम की रील चल रही है माइंड के अंदर, ठीक है, इधर से पता चल रहा है कोई यूट्यूब वीडियो चल रही है, रैंडम थॉट्स आ रहे, नहीं हुआ तो क्या होगा। वो सब चीजों को छोड़ दो, वो 2 घंटे में आपको अपना परफॉर्मेंस देना है एंड भाई बहुत बार आप देखोगे कि आपका काफी अच्छा अटेम्प्ट निकल जाएगा ये प्लान को फॉलो करने के बाद। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो नीचे कॉमेंट कर देना। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप भाई स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज्यादा, जो आप एंड मोमेंट पे समझना चाहते हो, तो नीचे कॉमेंट कर देना। एग्जाम मैंने काफी बार लिखा है तो कोशिश करूंगा जितने भी इनसाइट्स है, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो नीचे कमेंट में बता देना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं और बना सकूं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।